हेलो एवरीवन। कल हमने ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। आप मेरी पिछली वीडियो में उसको देख सकते हैं जहां मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का मीनिंग क्या होता है। थोड़ा सा ब्रीफ फिर से कर देता हूं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का हिंदी अर्थ होता है वाक्य परिवर्तन। वाक्य परिवर्तन यानी वाक्यों को, सेंटेंसेस को कुछ इस तरीके से चेंज करना कि उनकी संरचना, उनकी दिखावट, उनकी अपीयरेंस तो चेंज हो जाए लेकिन उनके अर्थ में कोई परिवर्तन ना आने पाए। याद रखिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में हम सेंटेंसेस को कुछ इस तरीके से बदलते हैं कि उनके मीनिंग में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। अगर किसी सेंटेंस के मीनिंग में चेंज आ रहा है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस नहीं होगा। चलिए, कल हमने उसके बाद समझा था इसका एक सब टॉपिक जिसका नाम था रिमूव टू, और आज हम समझने जा रहे हैं इसका सेकंड पार्ट जिसका नाम है इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, जो मैंने बोर्ड पर लिखा है, आपको दिख रहा होगा। इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। हम हर एक पार्ट को आसानी से एक एक करके समझेंगे। पहले समझते हैं कि इंटरचेंज क्या होता है। तो इंटरचेंज का मतलब होता है स्टूडेंट्स, अदला बदली करना, वाक्यों को इस तरीके से बदलना कि आपको एक मिला है तो दूसरा कर दीजिए, दूसरा मिला है तो पहला कर दीजिए। इसको आसान तरीके से समझाते हैं। इंटरचेंज से हमारा मतलब है कि अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस मिला है तो उसे निगेटिव कर दीजिए, और निगेटिव सेंटेंस मिला है तो उसे अफर्मेटिव कर दीजिए। ये इंटरचेंज हो जाता है। अब हमें इंटरचेंज करना किस किस के बीच में है? अफर्मेटिव के बीच में और निगेटिव के बीच में। यानी अफर्मेटिव मिले तो निगेटिव कीजिए और निगेटिव मिले तो अफर्मेटिव कीजिए। इससे पहले कि हम इंटरचेंज को समझें, हमें सबसे जरूरी चीज ये समझनी है कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं और निगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो याद रखिए कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस उन सेंटेंसेस को कहा जाता है जो किसी काम के होने की जानकारी देते हैं। दो सेंटेंसेस विच इन्फॉर्म अस अबाउट हैपनिंग ऑफ समथिंग, जो हमें किसी काम के होने की जानकारी देते हैं। और निगेटिव सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस होते हैं जो किसी काम के ना होने की जानकारी देते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आज मैं आपको पढ़ाऊंगा तो ये अफर्मेटिव है, और कह दिया नहीं पढ़ाऊंगा तो ये निगेटिव है। बस हम चूंकि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कर रहे हैं, इसमें हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि सेंटेंस अफर्मेटिव से निगेटिव तो हो जाए लेकिन कहीं से भी उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। अगर मीनिंग चेंज हुआ तो वो सेंटेंस निगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। आइए चलिए देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं जो सेंटेंसेस को इंटरचेंज करने में हमारी मदद करते हैं। तो नंबर एक हमारे पास आता है बाय यूजिंग नन बट। बाय यूजिंग नन बट। अब ये भाई नन बट क्या होता है और इसका यूज करके हम सेंटेंसेस को कैसे निगेटिव बनाते हैं। तो देखिए, नन का मतलब होता है कोई नहीं, बट लेकिन। तो हम कब यूज करेंगे नन बट, ये हमें इस सेंटेंस में देखना है या इस टॉपिक में हमें ये देखना है। तो ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें आपको दो शब्दों में से कोई एक मिले, या तो मिले ओनली या फिर मिले अलोन। ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें ओनली हो या उसमें अलोन हो, उस सेंटेंस को निगेटिव बनाने के लिए आप सेंटेंस के शुरू में नन बट का इस्तेमाल करेंगे, नन बट का प्रयोग करेंगे। फिर से बताता हूं, ऐसा इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस जिसमें ओनली या अलोन का यूज किया गया है और हमसे कहा जाए कि इस सेंटेंस को निगेटिव कीजिए, तो इसे निगेटिव करने के लिए सेंटेंस के शुरू में हम नन बट का यूज कर देंगे। और बहुत जरूरी बात, ओनली और अलोन को सेंटेंस से हटा दिया जाता है। आइए सेंटेंस का एग्जांपल देखते हैं। तो एक एग्जांपल इसका है, ओनली यू में गो नाउ। कह रहे हैं कि केवल तुम जा सकते हो, और आगे ब्रैकेट में लिख दिया कि इस सेंटेंस को निगेटिव में चेंज करना है। फिर बता दूं कि ये सेंटेंसेस केवल उन स्टूडेंट्स के लिए ही जरूरी नहीं है जो क्लास 11 12 की पढ़ाई कर रहे हैं, 9th और 10th की पढ़ाई कर रहे हैं, बल्कि ये उन सब बच्चों के लिए भी जरूरी है जो किसी भी तरह के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। ये सब वहां पर पूछे जाते हैं। तो ओनली यू में गो नाउ इसका मतलब है केवल तुम जा सकते हो, और हमसे कहा गया है कि निगेटिव कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए मीनिंग इसका यही रहना चाहिए जो यहां पर है। तो मैं क्या करूंगा, सेंटेंस की शुरुआत करूंगा नन बट से, और बाकी सारे के सारे चीजों को वैसे ही रखूंगा।
बस क्या है, एक चीज जो मुझे करनी है वो ये कि इस ओनली को हटा देना है। इसका मतलब ये नहीं है मैंने ओनली को नन बट से रिप्लेस किया है। मेरा ये ध्यान रखिएगा, मैंने कहा नन बट सेंटेंस के शुरू में लिखा होगा ओनली अलोन, शुरू में भी हो सकते हैं, बीच में भी हो सकते हैं। आप इसका सेकंड एग्जांपल देखिए, आपको समझ में आएगा कि मोहन अलोन डिड ऑल द वर्क। अब देखिए यहां मैंने लिखा कि मोहन अलोन डिड ऑल द वर्क, मोहन ने अकेले ही सारा काम किया, और मैं आपसे कह रहा हूं कि इस सेंटेंस को नेगेटिव में बदल दीजिए। तो इसको नेगेटिव में हम कैसे बदलेंगे? चूंकि यहां पर नन अलोन आया है तो इसको तो हटाएंगे और सेंटेंस के शुरू में लगा देंगे नन बट, और बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। नन बट मोहन, नन बट मोहन डिड ऑल द वर्क। अब जरा फिर से इन दोनों सेंटेंसेस को समझते हैं। पहले सेंटेंस में था ओनली यू मे गो नाउ, केवल तुम अब जा सकते हो। दूसरे में मैंने कहा नन, नन का मतलब कोई नहीं, बट यू मे गो नाउ, लेकिन तुम जा सकते हो। तो देखिए बात वही हुई। तो मैं अपनी बात को फिर से दोहराता हूं कि हम सेंटेंसेस को अफर्मेटिव से नेगेटिव इस तरीके से बनाते हैं कि उनके मीनिंग में चेंज नहीं आना चाहिए। ओनली यू मे गो नाउ, नन कोई नहीं, बट यू मे गो नाउ। मैंने लिखा मोहन अलोन डिड ऑल द वर्क, सारा काम अकेले मोहन ने किया। फिर मैंने लिख दिया नन, किसी ने नहीं, बट लेकिन मोहन डिड ऑल द वर्क, मोहन ने सारा काम किया। उम्मीद करता हूं ये नंबर, ये पॉइंट आपको समझ में आया। आप चाहें तो इन सेंटेंसेस को नोट डाउन भी कर सकते हैं और अपनी बुक से इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि नंबर 2 क्या कहता है। ये एक रूल हुआ, और ये रूल क्या कहता है कि अगर किसी सेंटेंस में ओनली या अलोन का यूज किया गया है तो उस सेंटेंस को निगेटिव करने के लिए आपको नन बट से शुरुआत करनी पड़ेगी। आइए दूसरा नंबर है नंबर 2, बाय यूजिंग नो सूनर डिड डैश देन। इसका मतलब है नो सूनर डिड डैश देन का प्रयोग करके सेंटेंसेस को निगेटिव बनाना। अब इसका प्रयोग करके हम सेंटेंसेस को कैसे निगेटिव बनाते हैं ये भी देखते हैं। तो कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनकी शुरुआत होती है एज सून एज से। एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही। तो एज सून एज से कुछ सेंटेंसेस शुरू होते हैं, जैसे कि हमने लिखा एज सून एज ही एंटर्ड, जैसे ही उसने एंटर किया यानी प्रवेश किया, कॉमा लगा होगा, ऑल स्टूड अप, ऑल स्टूड अप, और सब खड़े हो गए। जैसे ही उसने प्रवेश किया सब खड़े हो गए। अब हमसे कहा जा रहा है इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाइए। तो ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसके शुरू में एज सून एज लगा हो, ध्यान से समझिए, जिसके शुरू में एज सून एज हो, आप उन सेंटेंसेस को नेगेटिव करने के लिए क्या करेंगे, इस एज सून एज की जगह पर नो सूनर डिड का यूज करेंगे। नो सूनर डिड, फिर से समझिए, एज सून एज के स्थान पर यूज करेंगे नो सूनर डिड। तो हमने यहां पर नो सूनर डिड का यूज कर दिया। दूसरी बात, ये जो सब्जेक्ट है एज सून एज के बाद इसको एज इट इज लिखेंगे ही, लेकिन उसके बाद जो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आप देख रहे हैं एंटर्ड, तो इसको हम फर्स्ट फॉर्म में बदल देंगे या फर्स्ट फॉर्म में बदल कर लिखेंगे। रीजन क्या है? रीजन इसलिए ये है कि अब सेंटेंस में डिड का यूज हो चुका है। तो ऐसे सभी सेंटेंसेस जिनमें डू, डज, डिड का यूज होता है, वहां पर वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म आती है, सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं लिखी जाती है। तो अब हमने क्या किया, हमने लिखा एज सून एज की जगह पे लिखा नो सूनर डिड, सब्जेक्ट वैसे ही लिखा, सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में बदल दिया। अब ये जो कॉमा आप देख रहे हैं, इस कॉमा की जगह पर THAN देन लगेगा, ये ध्यान रखिएगा, THAN, और बाकी हम आगे कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। तो हमारा सेंटेंस बना नो सूनर डिड ही एंटर देन ऑल स्टूड अप, देन ऑल स्टूड अप। तो इस तरह से ये सेकंड नंबर है, हम सेंटेंसेस को चेंज करते हैं। एक और एग्जांपल इसका हम देख सकते हैं। तो एज सून एज the clock struck 10, we went to sleep, जैसे ही घड़ी ने 10 बजाए हम सोने चले गए। As soon as the clock struck 10, जैसे ही घड़ी ने 10 बजाए
हम सोने चले गए। तो अब हम क्या करेंगे, इस as soon as की जगह पर वही पुरानी वाली बात जो मैंने आपको बताई थी, no sooner did, यहां लिखिए no sooner did, सब्जेक्ट यानी द क्लॉक ऐसे ही लिखा जाएगा। उसके बाद स्ट्रक को फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे स्ट्राइक, और 10 के बाद जो कॉमा है वहां लग जाएगा THAN देन, और बाकी का जो सेकंड पार्ट होता है सेंटेंस का वो एज इट इज रहेगा वेंट टू स्लीप। और इस तरह से हमने इस सेंटेंस को भी निगेटिव कर दिया। तो अभी तक हमने देखे कि दो तरीके नन बट का यूज करके सेंटेंसेस को निगेटिव बनाना, पहला तरीका, और दूसरा तरीका हमारा क्या हुआ, नो सूनर डिड का यूज करके। तो ये रूल याद रखिएगा कि नन बट का यूज केवल तभी होगा जब सेंटेंस में अलोन या ओनली का यूज किया गया होगा, प्रयोग किया गया होगा। सेकंड बात ये कि जब सेंटेंस एज सुन एज से स्टार्ट होगा उसी कंडीशन में आप एज सुन एज की जगह पर नो सूनर डिड का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं नंबर 3, रूल नंबर 3 की तरफ को। और रूल नंबर 3 वही है जो मैंने आपको कल बताया था, यानी रिमूव टू। याद रखिए बच्चों कि जब हम सेंटेंसेस में रिमूव टू करते हैं तो रिमूव टू में हम सेंटेंसेस को निगेटिव भी बना रहे होते हैं। कैसे बना रहे होते हैं? नंबर 3, बाय रिमूविंग टू, बाय रिमूविंग टू, यानी एडवर्ब टू को रिमूव करके। तो याद रखिए कि अगर किसी सेंटेंस में एडवर्ब टू और इंफिनिटिव टू दोनों ही पाए जाएं, मैं जो बोल रहा हूं उसको समझिए। एडवर्ब टू का मेरा मतलब है TOO2 और इंफिनिटिव टू का मतलब है TO2। तो अगर किसी सेंटेंस में एडवर्ब टू और इंफिनिटिव टू दोनों ही पाए जाते हैं तो उस सेंटेंस को निगेटिव करने के लिए आप रिमूव टू कर दीजिए, जो हमने कल वाले वीडियो में देख किया था। अगर आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा है तो प्लीज उसको एक बार देखिए, इससे पहले वाले वीडियो को, और आपको वहां पर आराम से मिल जाएगा कि कैसे हम रिमूव टू कर रहे थे। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे एक सेंटेंस मैंने लिखा, राम इज टू वीक टू वॉक। राम इतना वीक है कि चल नहीं सकता, और रिमूव टू करना है मुझे। चाहे आप कहिए रिमूव टू करना है या फिर कहिए इसको निगेटिव बनाना है, दोनों ही कंडीशन में हमें करना एक ही चीज होगी, हमें करना एक ही चीज होगी। तो देखिए यहां पर मैंने लिखा राम इज टू वीक। देखिए ये टू एडवर्ब टू आया, वीक के बाद जो जो आया वो इंफिनिटिव टू आया। तो अगर किसी सेंटेंस में एडवर्ब टू और इंफिनिटिव टू दोनों ही आते हैं और हमसे कहा जाए इस सेंटेंस को निगेटिव में चेंज कीजिए, तो हम क्या करते हैं, हम लिखेंगे राम इस टू की जगह पर लिख देते हैं सो। याद रखिए इस टू की जगह लिखते हैं सो, ये हमारा एडजेक्टिव होता है, इसको हम वैसे ही लिखेंगे वीक। और इस टू की जगह पर पहले हम एक दैट कंजंक्शन लिखते हैं, फिर ये वाला सब्जेक्ट लिखते हैं। ध्यान रखिए कि दैट के बाद ये वाला सब्जेक्ट लिखा जाएगा जो यहाँ है, जो कि राम है, इसे आप ही कर दीजिए। उसके बाद हमें लिखना है या तो कैन नॉट या कुड नॉट, ये डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट क्या है, टेंस कौन सा है। इज आर एम ये रिप्रेजेंट करते हैं प्रेजेंट टेंस को। तो जब सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में होगा तो यहां पर हमें इसके बाद कैन नॉट का यूज करना होगा, और अगर ये पास्ट टेंस में होगा तो कुड नॉट का यूज करना पड़ेगा। फिर से बताता हूं और समझिए कि अगर किसी सेंटेंस में एडवर्ब टू के साथ साथ इंफिनिटिव टू भी है तो उसे निगेटिव करने के लिए या फिर उसे रिमूव टू करने के लिए इस टू की जगह पर आपको सो का यूज करना है। याद रखें एडवर्ब टू की जगह पर हमें सो का यूज करना है। इंफिनिटिव टू की जगह पहले हम एक दैट लगाएंगे कंजंक्शन, फिर ये वाला सब्जेक्ट उठाएंगे ही या शी जो भी होगा, फिर या तो कैन नॉट लिखेंगे या कुड नॉट लिखेंगे। कुड नॉट तब लिखेंगे जब सेंटेंस पास्ट टेंस में है, और कैन नॉट तब लिखेंगे जब सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। हम कर रहे हैं इस समय इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव उन सेंटेंसेस को कहते हैं जो किसी काम के होने की जानकारी देते हैं, जबकि नेगेटिव हम उन सेंटेंसेस को कहते हैं जो किसी काम के ना होने की जानकारी हमें देते हैं। हमें क्या करना है इस समय, अफर्मेटिव सेंटेंसेस को निगेटिव करना है, नेगेटिव सेंटेंसेस को अफर्मेटिव करना है। हम सिर्फ एक करेंगे, अफर्मेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से अफर्मेटिव, ऑटोमेटिकली रिवर्स करके हो जाएंगे।
तो इसमें मैंने जो आपको पहला रूल बताया वो ये कि अगर किसी सेंटेंस में ओनली या अलोन पाया जाए तो उस सेंटेंस को निगेटिव करने के लिए उसके शुरू में नन बट का यूज कर दीजिए, उसके शुरू में नन बट का यूज कीजिए, ओनली और अलोन को हटाइए, बाकी कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। दूसरा रूल हमने बताया कि अगर सेंटेंस की शुरुआत एज सुन एज से होती है तो उसे एज सुन एज की जगह पर हमें नो सूनर डिड का यूज करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में बदलना है, कॉमा की जगह पर THAN देन लगाना है और बाकी सेकंड पार्ट सेंटेंस का सेकंड क्लॉज ऐसे ही छोड़ देना है। अब आते हैं हम तीसरे नंबर पर, बाय रिमूविंग टू। अगर किसी सेंटेंस में एडवर्ब टू एज वेल एज इन्फिनेटिव टू दोनों ही तरह के टू पाए जाएं और आपसे कहा जाए उसको निगेटिव कीजिए या कहा जाए रिमूव टू कीजिए, तो इस तरह से आप कीजिएगा। एडवर्ब टू की जगह पर सो लगाइए, इस इन्फिनेटिव टू की जगह दैट, फिर ये वाला सब्जेक्ट, फिर कैन नॉट या कुड नॉट में से एक, और सेंटेंस आपका निगेटिव भी हो गया, साथ ही साथ रिमूव टू भी हो गया। मैं उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। आइए देखते हैं उसके बाद रूल नंबर 4 जो हमारे सेंटेंसेस को निगेटिव बनाने में हमारी मदद करता है। रूल नंबर 4 कहता है बाय यूजिंग नॉट बिफोर the opposite words, by using not before the opposite words। अब ये क्या मतलब हुआ, इसको समझना बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए कि हमारे किसी सेंटेंस में कोई ऐसा शब्द है, कोई ऐसा वर्ड है जिसका अपोजिट भी हम जानते हो, जैसे गुड, गुड का अपोजिट बैड, डे, डे का अपोजिट नाइट, बॉय, बॉय का अपोजिट गर्ल, इस तरह से मैन, वुमन, ये जो अपोजिट वर्ड्स होते हैं। तो अगर किसी सेंटेंस में कोई ऐसा वर्ड यूज किया गया है जिसका अपोजिट भी हम जानते हैं और हमसे कहा जाए उस सेंटेंस को निगेटिव बनाइए, तो हम उस वर्ड का अपोजिट लिख देते हैं और नियम के अनुसार हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं। आइए कैसे करते हैं मैं आपको ये भी दिखाता हूं। तो नंबर 1 आप इसमें देखिए, राम इज एन ऑनेस्ट मैन। राम इज एन ऑनेस्ट मैन और हमसे कहा गया इसको निगेटिव कीजिए। फिर से बता दूं, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस है जो कहता है कि सेंटेंस को इस तरह ट्रांसफॉर्म कीजिए कि मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। मैंने आपसे कहा है कि राम एक ईमानदार व्यक्ति है, वो ईमानदार ही रहना चाहिए और ये निगेटिव भी हो जाए। अब आप अप्लाई करके देख लीजिए, इसमें नन बट नहीं लग सकता क्योंकि ओनली अलोन नहीं है, इसमें नो सूनर डिड नहीं लग सकता क्योंकि ये एज सून एज से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसमें रिमूव टू नहीं है, हम रिमूव टू नहीं कर सकते। तो फिर हमें चौथी कंडीशन के ऊपर आना होगा और देखना पड़ेगा कि क्या कहीं कोई ऐसा शब्द तो नहीं है जिसका अपोजिट हमें पता हो। हमें पता है कि ऑनेस्ट का अपोजिट होता है डिसऑनेस्ट, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह डिसऑनेस्ट लिखेंगे। पहली बात तो ये। अब दूसरी बात ये कि हमें नॉट का यूज भी करना है, तो नॉट का यूज हम कहां करें? तो नॉट का यूज अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो उस हेल्पिंग वर्ब के बाद हो जाता है, और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो कभी डू नॉट, कभी डज नॉट और कभी डिड नॉट करते हैं। उसकी अपनी शर्तें हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे राम इज नॉट अ डिसऑनेस्ट मैन। राम एक डिसऑनेस्ट व्यक्ति नहीं है, बेईमान व्यक्ति नहीं है। तो देखिए मैंने ये डिसऑनेस्ट कर दिया और यहां पर मैंने नॉट का यूज कर दिया हेल्पिंग वर्ब के बाद। साथ ही साथ इसमें एक और चेंज हो गया, और वो चेंज ये हुआ कि पहले था एन ऑनेस्ट, अब आया अ डिसऑनेस्ट। ये एक सेपरेट टॉपिक है, बिल्कुल सेपरेट टॉपिक है आर्टिकल्स का। हम बताएंगे उसमें जब किसी दिन पढ़ेंगे कि ए का यूज हम कहाँ करते हैं और एन का यूज हम कहाँ करते हैं। जल्द ही हमारा एक वीडियो आएगा इसके ऊपर और आप आराम से घर बैठे बैठे उसको भी समझ सकते हैं कि ए का यूज कहाँ और एन का यूज कहाँ। तो इतना समझ लीजिए कि डिसऑनेस्ट के साथ ए का यूज होगा जबकि ऑनेस्ट के साथ एन का यूज किया जाता है। तो देखिए हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो गया और राम अभी भी ईमानदार व्यक्ति है। नंबर 2 देख लीजिए, ही लव्स मी, ये हमारा सेंटेंस है और हमसे कहा जा रहा है कि नेगेटिव कीजिए। अब हम क्या करें, हमारे पास पहले के रूल्स में से कुछ नहीं है, लेकिन हाँ एक ऐसा शब्द है जिसका अपोजिट हमें पता है, एक ऐसा वर्ड है जिसका अपोजिट हम जानते हैं। लव का अपोजिट होता है हेट। तो हम क्या करेंगे,
अब देखिए यहां हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन वर्ब में एस लगा हुआ है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, तो सब्जेक्ट के बाद हम डज नॉट का यूज करते हैं, ठीक है। और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद डू नॉट का यूज करते हैं। और अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज करते हैं। ये देखिए, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस या ईएस नहीं है तो डू नॉट का यूज करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस है तो डज नॉट का यूज करेंगे। तो यहां पर वर्ब में एस या ईएस है तो हम क्या करेंगे, ही डज नॉट, और डज नॉट के बाद इसकी अपोजिट लिख देंगे, हेट मी। ही डज नॉट हेट मी। तो देखिए इसका अपोजिट आ गया, लेकिन अपोजिट में एस या ईएस नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि जब डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट लगते हैं तो वर्ब की केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। अब देखिए सेंटेंस नंबर सही थर्ड है, ही रिजेक्टेड माई प्रपोजल। उसने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। हमें इसको भी नेगेटिव करना है। फिर से देखना है कि क्या कोई ऐसा शब्द है जिसका अपोजिट हम जानते हो। तो हमें पता लगा कि हाँ, एक ऐसा शब्द है जिसका अपोजिट हम जानते हैं और वो है रिजेक्टेड। रिजेक्टेड का अपोजिट होता है एक्सेप्ट, स्वीकार कर लेना। अपोजिट होता है स्वीकार कर लेना। तो आप क्या कीजिए, इस सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज कीजिए, डिड नॉट, और इसका अपोजिट लिख दीजिए एक्सेप्ट। और जैसा मैंने कहा, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट सबके साथ वर्ब की केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। तो ही डिड नॉट एक्सेप्ट, बाकी वही लिख दीजिए, माई प्रपोजल। उसने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, इसका मतलब उसने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। उम्मीद करता हूं ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि अगर किसी सेंटेंस में कोई भी ऐसा वर्ड दिया है जिसका अपोजिट हम जानते हैं तो उस अपोजिट को लिख देते हैं, और उससे पहले अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू रूल हम एक नॉट भी लगाते हैं। चलिए आइए और देखते हैं पांचवा और आखिरी नंबर। हालांकि एक छठा नंबर भी है लेकिन मैं उसको इसमें ऐड नहीं करूंगा, वो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का है जिससे मैं सेपरेट पढ़ाना चाहता हूं, तो उससे भी नेगेटिव हो जाते हैं सेंटेंसेस। लेकिन बेसिकली जो हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं वो ये 5 रूल्स पढ़ाते हैं। उस 5वां रूल है बाय यूजिंग, यूज करके, किसका यूज करके, डिड नॉट फेल टू, डिड नॉट फेल टू, ये बाय यूजिंग डिड नॉट फेल टू, डिड नॉट फेल टू का यूज करके। अब डिड नॉट फेल टू का यूज हम कब करते हैं? अगर मान लीजिए कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट की किसी इंसिडेंट को बताया गया है, पास्ट की किसी बात को बताया गया है, और ऊपर के चारों रूल्स उसमें अप्लाई नहीं हो पा रहे हैं। दिखाता हूं, ज्यादा समझ में आएगा। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 है इसका कि आई सॉ द ताज। द ताज मीन्स ताजमहल, पूरा लिख लीजिए, आई सॉ द ताजमहल, और आपसे कहा गया निगेटिव कीजिए। अब आप देखिए, अगर मैं इस सेंटेंस को निगेटिव बनाना चाहूं तो इसको मैं पहला रूल अप्लाई नहीं कर सकता। पहला रूल कहता है सेंटेंस में ओनली या अलोन हो तो नन बट लगा दीजिए, लेकिन ओनली अलोन नहीं है तो आप नन बट नहीं लगा सकते। सेकंड रूल कहता है कि अगर सेंटेंस एज सून एज से स्टार्ट हो तो उसकी जगह पर नो सूनर डिड लगा दीजिए, हम वो भी नहीं कर सकते। तीसरा रूल कहता है कि अगर सेंटेंस में एडवर्ब टू हो तो उसे रिमूव कर दीजिए, हम वो भी नहीं कर सकते। चौथा रूल कहता है कि कोई ऐसा वर्ड हो जिसका अपोजिट आप जानते हो तो उस अपोजिट को लिखिए और रूल के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं जो भी रूल बनता है वहां पर नॉट लगाइए, लेकिन हम वो भी नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर कहीं भी कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसका अपोजिट हमें पता हो। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम आते हैं, देखते हैं कि यहां पर पास्ट की किसी इंसिडेंट की बात हो रही है, आई सॉ द ताज, हम सब्जेक्ट के बाद यूज करते हैं आई डिड नॉट फेल टू, हम सब्जेक्ट के बाद यूज करते हैं डिड नॉट फेल टू, ठीक है, और इस वर्ब की सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में बदल देते हैं, डिड नॉट फेल टू सी द ताज। अब देखिए पहले सेंटेंस का मीनिंग था कि आई सॉ द ताजमहल, मैंने ताजमहल देखा, और दूसरे का मतलब है आई डिड नॉट फेल टू सी द ताजमहल, मैं ताजमहल देखने में फेल नहीं रहा, असफल नहीं रहा, इसका मतलब मैं सफल हुआ और मैंने ताजमहल देखा। इसे पूरा लिख देते हैं ताजमहल।
एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि ही टॉट मी, ही टॉट मी यस्टरडे। अब देखिए यहां लिखा है कि कोई पर्सन है जिसने मुझे कल पढ़ाया था। अब इसको निगेटिव में चेंज करना है। अब निगेटिव में आप कैसे चेंज करोगे? सिंपल है, आप इस सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट फेल टू यूज कीजिए, डिड नॉट फेल टू, फेल टू, और इस सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में बदल दीजिए जो कि होगी टीच। आई डिड नॉट फेल टू टीच, सॉरी, ही डिड नॉट फेल टू टीच मी यस्टरडे। ये ही डिड नॉट फेल टू टीच मी यस्टरडे, तो वो मुझे कल पढ़ाने में असफल नहीं रहा। और इस तरह से हमारा ये सेंटेंस भी ठीक से कंप्लीट हो गया और नेगेटिव भी बन गया। तो इस तरह से हमने ये देखा कि किस तरह किन रूल्स को यूज करके आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव बना सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज, जब वो नेगेटिव बने तो उनका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। इससे पहले मैंने रिमूव टू पढ़ाया है, इसके पहले का टॉपिक है। मैं चाहता हूं कि आप उस वीडियो को भी देखें और अपने रिमूव टू के डाउट्स को क्लियर करें। अगर आपको कोई और चीज चाहिए, कोई डाउट है, तो प्लीज आप एक मुझे कमेंट कर दीजिए, मुझे एक मैसेज छोड़िए, मैं डेफिनेटली उस पर भी आपको वीडियोस बना के दूंगा। थैंक यू वेरी मच।